हेलो फ्रेंड्स। रेलवे सेक्टर के स्टॉक के अंदर इतनी बड़ी तेजी क्यों है? क्या ये तेजी आगे भी जारी रह सकती है? और क्या इस प्राइस के ऊपर भी आप रेलवे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? इसी सवाल का जवाब जो है आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, रेलवे स्टॉक के अंदर जो तेजी हुई, इसके मोटा मोटी जो है तीन कारण थे और उनमें से एक कारण था सस्ते वैल्यूएशन का होना। अब इन कंपनियों के अंदर जो वैल्यूएशन थे वो नॉर्मल निफ्टी या स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स की जो कंपनियां थी उससे वन थर्ड वैल्यूएशन पे ये कंपनियां जो है अवेलेबल थी। अब आप पूछोगे कि सर सस्ते वैल्यूएशन थे तो बिना रीजन के तो वैल्यूएशन सस्ते नहीं होते। बिल्कुल सही कहा आपने। इन कंपनियों के सस्ते वैल्यूएशन की जो है अपनी एक रीजन थी, तो वो रीजन थी इसके अंदर ग्रोथ नहीं था। अब बात ये है कि 2014 में जब मोदी जी की गवर्नमेंट बनी तब रेलवे की जो लाइन थी उसकी 95% रेलवे लाइन जो है वो अंग्रेजों के समय के अंदर बनी। मतलब कि इन कंपनियों के अंदर जो है बिल्कुल भी पैसे जो है स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं डाले थे, क्योंकि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भूतकाल में कोई काम नहीं किया था। इसकी वजह से इन कंपनियों को ऑर्डर भी नहीं मिलते थे और इसी कारण इन कंपनियों के ग्रोथ भी नहीं होती थी। यही रीजन थी कि इस कंपनियों की जो है वैल्यूएशन जो है काफ़ी सस्ती थी। और बात दोस्तों ये है कि 2014 के अंदर जब ये गवर्नमेंट बनी मोदी जी की, तब उन्होंने रेलवे को एक प्रायोरिटी सेक्टर के तौर पे देखा और जो है उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काफ़ी बड़े पैसे डालने स्टार्ट किए और उसकी असर देखने के स्टार्ट मिली अपने को 2019-20 के बाद, जब एक्चुअल में ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ तो काफ़ी बड़ी मात्रा में रेलवे की लाइनें बिछाना स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रिफिकेशन काम भी स्टार्ट हुआ। इससे हुआ ये कि इन कंपनियों के अंदर जो है काफ़ी तेज़ी से ऑर्डर मिलने स्टार्ट हुए और उनकी टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन मतलब रेवेन्यू और प्रॉफिट भी बड़ी तेज़ी से मतलब तेज़ी से बनना शुरू हुआ। दोस्तों, ये समय ऐसा था जब कंपनियों के वैल्यूएशन सस्ते थे और ग्रोथ ज़बरदस्त थी। तो इन कंपनियों के अंदर एकदम तेज़ी से मूवमेंट आना स्टार्ट हुई। तो ये कंपनियाँ जो है देखते ही देखते 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना और कई तो कंपनियाँ 10 गुना तक हो गई। अब इस कंपनियों के अंदर जो ग्रोथ है, वो क्या आगे सस्टेन करेगी? ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। क्योंकि हाई ग्रोथ की वजह से जो ये तेज़ी हुई, ये तेज़ी एक हद तक इन स्टॉक्स के अंदर प्राइसिंग भी है। तो अब कितने साल की तेज़ी इनके अंदर प्राइसिंग है, वो एग्ज़ैक्ट अनुमान लगाना मुश्किल है। पर ये केस ये बनता है कि यदि ये ग्रोथ जो है जारी रहता है तो ये जो रेलवे सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे आईआरएफसी हो, आरवीएनएल हो, इरकॉन हो या दूसरी कंपनियां हो, तो उसके अंदर जो है ग्रोथ बनी रहेगी। क्योंकि अभी इस प्राइस के अंदर इन कंपनियों के वैल्यूएशन जो है काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो इसके अंदर रीरेटिंग का स्कोप जो है काफ़ी कम है। तीसरी रीज़न जो थी इनके अंदर बड़ी मूवमेंट की, वो थी फ्री फ्लोट का कम होना। अब बात ये है कि ये सारी कंपनियां एक पीएसयू कंपनियां है, गवर्नमेंट की ओन कंपनियां हैं। तो इसके अंदर 75% से लेके 85% है और कई कंपनियों में अप टू 90% तक जो है गवर्नमेंट का ही हिस्सेदारी है। और बाकी की जो 10-15% हिस्सेदारी बचती है, वो भी ऑलमोस्ट आधी हिस्सेदारी बड़े बड़े इन्वेस्टर उसके अंदर ओन करके बैठे हुए हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर के पास खरीदने के लिए बड़ी मुश्किल से 5 से लेके 10% तक हिस्सेदारी जो है मार्केट में अवेलेबल रहती है। अब बात यह है कि 5-10% स्टॉक ही अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए और डिमांड ज़्यादा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, डिमांड सप्लाई मिसमैच होती है और इन कंपनियों के अंदर काफ़ी बड़ी तेज़ी होती है। कई बार दोस्तों आपने देखा होगा कि इसके अंदर अपर सर्किट लगते हैं 10%, 15%, 20% तक के अपर सर्किट लगते हैं। उस समय के दौरान होता ये कि बेचने वाला कोई नहीं होता और हर किसी को ये कंपनियों के शेयर जो है लेने होते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि रिलायंस इंडस्ट्री हो गई या टीसीएस हो गई या इंफोसिस हो गई, एचयूएल जैसी कंपनियों के अंदर 20-20% की अपर सर्किट लगी हो, क्योंकि इसके अंदर जो है अवेलेबल स्टॉक जो है ट्रेड करने के लिए काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में अवेलेबल रहते हैं।
यदि कोई एक समय कोई खरीदने वाला व्यक्ति है तो उसके सामने बेचने वाला व्यक्ति भी अवेलेबल रहता है। पर दोस्तों इन कंपनियों के अंदर ये होता है कि कम फ्री फ्लोट होने की वजह से जब इसके अंदर काफ़ी बड़ी खरीदी आती है तो कोई बेचने वाला नहीं होता और बड़ी मूवमेंट आती है। तो ये इस तीसरा रीज़न था कि जिस वजह से इन कंपनियों के अंदर काफ़ी बड़ी तेज़ी शॉर्ट टर्म्स के अंदर हुई। ये सेम जो है वो चीज़ अप्लाई होती है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के अंदर, जहाँ पे कंपनी का मालिक खुद 75% तक जो है स्टॉक ओन करता है। बाकी के 25% जो फ्री फ्लोट रहता है उसके अंदर भी कई बार डिमांड सप्लाई की मिसमैच होती है और कंपनी के शेयर ज़बरदस्त तेज़ी से चलते हैं। तो इस तरह की चीज़ों में आपको ध्यान रखना है। जब फ्री फ्लोट कम हो तो क्या होता है कि बड़ी तेज़ी होती है पर वो कई बार सस्टेन नहीं करती है। और कई बार ये भी होता है कि इसके अंदर तेज़ गिरावट आती है तो बेचने वाला लोग बहुत सारे होते हैं, सामने लेने वाला कोई नहीं होता। तो फिर क्या होता है कि लोअर सर्किट लगना स्टार्ट होती है। 5%, 10%, 20% तक की लोअर सर्किट भी इन स्टॉक्स के अंदर लगती है। तो ये हो गया अपना तीसरा रीज़न। तो ये मोटा-मोटी 3 रीज़न जो थे उसकी वजह से रेलवे की जो कंपनियाँ हैं उसके अंदर ज़बरदस्त तेज़ी हुई। एक तो थोड़े साल पहले तक इनके वैल्यूएशन काफ़ी सस्ते थे। दूसरा, इसके अंदर ज़बरदस्त तेज़ी से ग्रोथ आना स्टार्ट हुई जब गवर्नमेंट ने बड़े-बड़े ऑर्डर्स जो है देना स्टार्ट किए। और तीसरा, फ्री फ्लोट कम होने की वजह से डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई कम थी। तो ये 3 रीज़न जो है वो रीज़न थे जिसकी वजह से इन कंपनियों के अंदर बड़ी तेज़ी हुई। बड़ा सवाल ये है कि क्या ये तेज़ी आगे भी सस्टेन करेगी? इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अभी जो है वैल्यूएशन तो बिल्कुल सस्ते नहीं है। अभी के वैल्यूएशन जो है इन सारी कंपनियों के प्रीमियम साइड पे है, तो कई कंपनियों के एक्सपेंसिव है। इवन जो नॉर्मल मार्केट की कंपनियाँ हैं, उससे 3 गुना से लेके 4-4 गुना तक एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ये कंपनियाँ आज अवेलेबल है। तो ये एक केस हो गया। दूसरा केस बनता है कि ग्रोथ का। तो क्या ये कंपनी फ्यूचर में भी ग्रोथ डिलीवर कर पाएगी? यदि ये कंपनी फ्यूचर में भी ग्रोथ डिलीवर कर पाती है, तो ये कंपनियों के अंदर जो है जितना ग्रोथ डिलीवर करेगी, उतनी जो है मूवमेंट आ सकती है। पहले जो था वो वैल्यूएशन री-रेटिंग हुई थी। अभी मान लो 20% की ग्रोथ आती है, तो 20% की रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। पर दोस्तों ये जो रेलवे की कैपेक्स साइकिल जो होती है वो एक मल्टी डकेट कैपेक्स साइकिल होती है और उसके अंदर गवर्नमेंट अनाउंस जब करती है तो एकदम इस जिसे कहते हैं कि लमसम अनाउंसमेंट करती है। अभी 2030 तक इतनी रेलवे की लाइन बिछाएगी, 2035 तक इतने रेलवे के वैगन खरीदेगी। तो इसके अंदर जो ग्रोथ आती है वो एक साथ आ जाती है। 2-3 साल में आप कह सकते हो 10 साल की ग्रोथ भी आ जाती है और स्टॉक प्राइस भी उस तरीके से जो है मूव करती है। तो उसको ग्रोथ को जो है आप ये टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। यदि मान लो कि स्टॉक की प्राइस जो है वो ऑलरेडी 2030 तक के ग्रोथ को फैक्टरिंग कर चुकी है प्राइस के अंदर, या 2032 2035 तक के ग्रोथ को फैक्टरिंग कर चुकी है, तो फिर ये भी हो सकता है कि इसके अंदर जो है ऊपर के लेवल पे फंसने के चांस भी हो सकते हैं। तो नई खरीदारी करने से पहले आप एक बार देख लीजिएगा कि क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल है या नहीं है। दो 2024 का जो बजट आएगा उसके अंदर भी हमें पता चलेगा कि गवर्नमेंट कितनी एडिशनल स्पेंडिंग करती है। और इस कंपनी के अंदर जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक ये मूवमेंट रह सकती है, और इलेक्शन के बाद जो है आपको एक बार फिर इसके अंदर खरीदारी की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब सवाल ये है कि क्या इस लेवल पे ऐड कर सकते हैं? तो देखो मेरी तो सलाह ये है कि ये कंपनियां जो है इसकी वैल्यूएशन काफ़ी महंगे है और 5 साल, 6 साल, 7 साल की स्टॉक के प्राइस के अंदर ग्रोथ जो है फैक्टरिंग करके बैठी हुई है। तो इस प्राइस पे इसके अंदर खरीदारी करने की जो है लॉजिक मेरे हिसाब से तो नहीं बनती। पर किसी भी कारण से 30 से लेकर 40 या 50% तक की गिरावट आती है इन स्टॉक्स के अंदर, तो आप जो है यदि कोई हाई रिस्क इन्वेस्टर है तो इसके अंदर खरीदारी जो है कर सकता है। पर इसके अंदर जो है अब आपकी एक्सपेक्टेशन जो है रिटर्न की, वो आपको थोड़ी कंजर्वेटिव रखनी पड़ेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा 15% ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हो, 15 या 20%। इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि जो वैल्यूएशन की रेटिंग री रेटिंग होनी थी वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो जो इन्वेस्टर नए स्टॉक खरीदना चाहते हैं वो थोड़ा वेट कर लीजिए। 30, 40 या 50% तक की गिरावट आ सकती है इन स्टॉक्स के अंदर। यदि ऐसी गिरावट आती है तो इसके अंदर अपॉर्चुनिटी बन सकती है और आप उसके अंदर खरीदारी कर सकते हो।
दूसरा बात कि जो लोग ऑलरेडी स्टॉक लेके बैठे हैं, जिनके पास ऑलरेडी कम प्राइस के ऊपर स्टॉक्स अवेलेबल है, जिनके स्टॉक ऑलरेडी 3 गुने, 4 गुने या 5 गुने हो चुके हैं, तो दोस्तों ये इस तरीके के इन्वेस्टर जिनको काफ़ी अच्छे पैसे बने हैं इन कंपनियों के अंदर, वो चाहे तो 20 से लेकर 25% तक का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाकी के 75% जितनी हिस्सेदारी अपने पास रख सकते हैं। एग्जैक्ट बताना बड़ा मुश्किल होता है। ये जो मूवमेंटम में कोई बार कंपनी आती है, तो यहाँ से भी 2-3 गुना हो सकता है। पर ये लॉन्ग टर्म का हमारा व्यू है। शॉर्ट टर्म के अंदर क्या होगा, ये एग्जैक्ट बताना मुश्किल है। तो ये बात होगी। तो बात मोटा-मोटी दोस्तों ये है कि अब ये रेलवे के स्टॉक जो है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुके हैं। मल्टी ईयर की ग्रोथ को प्राइस के अंदर फैक्टरिंग कर चुके हैं। तो इसके अंदर जो है थोड़ा सँभाल के रहिए, कोई अच्छी गिरावट आए तभी खरीदारी करिएगा। अब ये जो कंपनियाँ हैं, उसके अंदर जो स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन जो है, हम अगले वीडियोज़ के अंदर करेंगे। तो जो लोग स्टॉक पे स्पेसिफिक डिस्कशन समझना या जानना चाहते हैं, वो जो है अगले वीडियो जो है हमारा बिल्कुल देखिएगा। यदि आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।